चलो तो बच्चा लोग आज एंजाइम देखा था ना। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा और उसके बाद खत्म ही हो जाएगा ये भी चैप्टर, तो एक और चैप्टर कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बुक में तो सब कुछ है बट हम खुद ही कोशिश किए हैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट और हैंडी कर देने का, तो हैंडी तो हम किए हैं और हम उसी से पढ़ाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो एंजाइम है क्या, है ना। सबसे पहला सवाल तो दिमाग में यही आता है कि व्हाट इज एंजाइम। इस सवाल का जवाब हम देते हैं, देखिएगा। Enzymes are proteins. Enzymes are proteins except ribozyme, ribozyme and ribonuclease P। जितना भी एंजाइम आप जानते हो सबका सब प्रोटीन है सिवाय दो के। ठीक है, और प्रोटीन भी कैसा प्रोटीन, तो लिखिए टर्शरी प्रोटीन। कैसा प्रोटीन, तो टर्शरी प्रोटीन विथ एक्टिव साइट। आप सब लोग जानते हैं कि टर्शरी प्रोटीन में एक्टिव साइट्स होता है ना। तो एक्टिव साइट के साथ होने वाला ये प्रोटीन है। अच्छा, ये एक्टिव साइट क्या है भाई, लिखिए। अ पॉकेट इनटू विच सबस्ट्रेट फिट्स। अ पॉकेट इनटू विच सबस्ट्रेट फिट्स। ठीक है, ऐसा पॉकेट जिसमें सबस्ट्रेट फिट होता हो उसको बोलते हैं एक्टिव साइट। ओके, अगला पॉइंट, इट इज ऑल्सो अ कैटलिस्ट। ऑल्सो अ कैटलिस्ट, LYST। Also a catalyst but different from inorganic catalyst। देखो, आप सब लोग जानते हो कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा दे या घटा दे, लेकिन खुद डायरेक्टली उस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। इट इज अ मॉलिक्यूल विच आइदर accelerates or deaccelerates the rate of reaction without individually involving in that reaction। खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कैटलिस्ट बट डिफरेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। देखो मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस को लिख रहे हैं, कलर चेंज करें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एज ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, एज इनऑर्गेनिक कर लो, एज इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट also works effectively, also works effectively in high temperature। हाई टेम्परेचर पे भी इफेक्टिवली काम करता है। और हाई टेम्परेचर, अच्छा एक मिनट आगे बताएंगे। वाइल ऑर्गेनिक कैटलिस्ट या एंजाइम्स most of the enzymes while most of the enzymes gets degraded at high temperature, gets degraded at हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होते हैं क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है। हाई टेम्परेचर का मतलब क्या, यहाँ पे भी वही बताना चाह रहे थे। मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है,
एक्सेप्ट द एंजाइम्स, अभी देखो मोस्ट बोले तो कुछ एक्सेप्शन भी तो होगा, वही बता रहा हूँ। एक्सेप्ट द एंजाइम्स, except the enzymes which are isolated from organisms, which are isolated from organisms, isolated from organisms which live in extremely hot conditions, which live in extremely hot conditions, एक्सट्रीमली हॉट कंडीशंस, ठीक है, जैसे हॉट वेंट्स, वेंट्स मतलब झील, गर्म झील, सल्फर स्प्रिंग्स, सल्फर, ब्रैकेट में स्प्रिंग्स, ठीक है, एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन का एग्जांपल लिया, चाहे आप सल्फर स्प्रिंग बोल लो या फिर हॉट वेंट्स बोल लो। और हाई टेम्परेचर का मतलब मोर देन 40 तो बोल दी कि 40 से अधिक। और ये सब जो होते हैं ना, ये इसका भी एक लिमिट होता है, देखते हैं, रिटेन कैटालिटिक पावर अप टू, कैटालिटिक पावर अप टू 80 डिग्री टू 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इससे ज्यादा उसका कैटालिटिक पावर नहीं होता है। तो एंजाइम के बारे में हम लोग 2-3 बात जान गए। ये नॉर्मली प्रोटीन होता है एक्सेप्ट दो एंजाइम के, राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस पी, ये दोनों ऐसा एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड है। इसके अलावा भी कुछ लिपिड्स मतलब कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी एंजाइम होता है, वो पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में, 11th के लास्ट चैप्टर जब ह्यूमन हार्मोन्स पढ़ लोगे तो कुछ एंजाइम लिपिड डेरिवेटिव भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ये जाने कि एंजाइम प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर मेनली होता है जिसमें कि एक्टिव साइट हो। एक्टिव साइट क्या होता है वो जाने कि एक ऐसा पॉकेट जिसमें सबस्ट्रेट फिट होता हो। फिर बात की कि एंजाइम भी एक तरह का कैटलिस्ट है लेकिन ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। मेन डिफरेंस एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में ये होता है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर पे भी काम करता है और ऑर्गेनिक कैटलिस्ट एक लो टेम्परेचर या एवरेज टेम्परेचर के रेंज पे काम करता है। लो टेम्परेचर पे ऑर्गेनिक कैटलिस्ट को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, वो एक्टिव लेकिन नहीं होता। एक्टिव होने के लिए इसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए और अधिक टेम्परेचर पे वो डिजनरेट कर जाता है। एक्टिव साइट ही है वही बेकार हो जाता है। फिर हम लोग जाने हाई टेम्परेचर मतलब क्या, तो बात की 40 डिग्री से अधिक। फिर एक एक्सेप्शन भी जाने कि वैसा कोई भी बैक्टीरिया या फंगी या प्रोटिस्टा या कुछ भी जो पहले से ही हायर टेम्परेचर में जिंदा है, मतलब ये जिंदा है मतलब कि उस टेम्परेचर पे कुछ एंजाइम काम कर रहा होगा, तो अगर उससे जो एंजाइम लेते हैं वो अच्छा होता है, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी एक्ट कर सकता है। अगले साल बायोटेक्नोलॉजी हमें पढ़ना है, वहां हम लोग पढ़ेंगे थर्मस एक्वेटिकस, एक बैक्टीरिया है जहां से एंजाइम निकालते हैं और ये हॉट सल्फर स्प्रिंग मिलता है। दो तीन बातें और, मेन बात हमने कर ली एंजाइम का, हेलो वाला बोलने वाला जो फंक्शन था वो पूरा हुआ। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, फास्टेस्ट एंजाइम कौन है। बात हम लोग कर चुके हैं इसके बारे में रिस्पायरेशन में, फिर से एक बार, फास्टेस्ट एंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कहाँ मिलता है, तो ह्यूमन आरबीसी में मिलता है और प्लाज्मा में मिलता है। ह्यूमन क्या, सिर्फ आरबीसी लिखो, ह्यूमन लिखने पे ज्यादा नौटंकी हो जाएगा फिर। और आरबीसी में मेनली मिलता है, प्लाज्मा में बहुत थोड़ा सा मिलता है। इसका टर्नओवर नंबर कितना है आपको पता है, या टर्नओवर नंबर एनसीईआरटी बात नहीं, क्या छोड़ दो, देखो अगर ये एंजाइम रहेगा, असल में ये एंजाइम करता है क्या, ये आप पढ़ चुके हैं, क्या करता है बताओ।
H2CO3 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के उसमें काम आता है और H2CO3 बनाता है। तो अगर ये है तो पहले तो ये नहीं है तो क्या, विदाउट दिस 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर में बनाता है। जहां ये एंजाइम एक्ट करता है वहां अगर ये एंजाइम ना रहे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में, और अगर ये रहेगा तो एंड विथ दिस 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। अगर ये नहीं है तो 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में, और अगर ये है विथ दिस तो 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। तो रिएक्शन रेट कितना बढ़ गया, रिएक्शन रेट इंक्रीज्ड बाय, ये देखो ये एनसीईआरटी में भी दिया है, ऐसे ही नहीं बोल रहे, देखो पेज 155 में ही दिया हुआ है। देखो CO2 को पानी में मिला के H2CO3 बना रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रोजन एंजाइम है। In absence of any enzyme, this reaction is slow and about 200 molecule H2CO3 formed per hour. By using this enzyme present within the cytoplasm called carbonic anhydrase, the reaction speeds dramatically with about 6 lakh molecules being formed per second. The reaction has accelerated. The enzyme has accelerated the reaction rate by about 10 million times. देख रहे हो? Increased by 10 million times. Important है, याद रखिएगा, ठीक है? ज्यादा है नहीं, 2 पेज का और है, 3 पेज। हो वाह। चलो अब एक इम्पोर्टेंट और टॉपिक है इस चैप्टर का ऑलमोस्ट। देखो ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नेग्लेक्ट करना कभी मत। इसको नेग्लेक्ट करना मतलब अपना हाथ पाँव ऐसे तोड़ देना, ऐसा गलती होगा। इस चैप्टर को अगर कोई भी नेग्लेक्ट करता है तो। एंजाइम्स 2 तरह के होते हैं, एक है सिंपल, दूसरा है कॉन्जुगेट। सिंपल एंजाइम उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ प्रोटीन होता है। सिर्फ प्रोटीन होगा तो क्या बोलेंगे, सिंपल एंजाइम। एग्जांपल ट्रिप्सिन हो गया, फिर तुम्हारा पेप्सिन हो गया। इस तरह का जो भी एंजाइम होता है ना वो कैसा होता है, ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट का मतलब हम बता चुके हैं। चलो कॉन्जुगेट, वैसा एंजाइम जो 2 चीज से मिलकर बना हो, इसमें सिर्फ प्रोटीन नहीं हो। ये किससे बना हो, प्रोटीन प्लस कोफैक्टर। किससे किससे मिलकर बना है, कोफैक्टर। प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम, कॉन्जुगेट एंजाइम का बात कर रहा हूं। कॉन्जुगेट एंजाइम के लिए प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम, एंड कोफैक्टर इज नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। देखो एंजाइम कई बार एक से अधिक पार्ट से मिलकर बना होता है, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होगा। तो अगर सिर्फ प्रोटीन है, एक दो मान लो 10-15 प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड से बना है, तब उसको बोलेंगे सिंपल एंजाइम। अगर कोई एंजाइम ऐसा है जिसमें एक से अधिक पार्ट तो है बट एक प्रोटीन है, 2 प्रोटीन है, कुछ कोफैक्टर है। कोफैक्टर मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। कैसा है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम।
को फैक्टर दो तरह का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ठीक है, को फैक्टर दो तरह का मेनली, एक हो गया ऑर्गेनिक और दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक। देख लो, को फैक्टर को हेडिंग में ले आते हैं, हेडिंग मत बनाना, वहीं पे लिखते चलना। ये जो ऑर्गेनिक है, ये जो ऑर्गेनिक है ये वापस से दो तरह का होता है। ऑर्गेनिक वाला अगेन टू टाइप्स, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक, और दूसरा होता है कोएंजाइम। एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा होता है कोएंजाइम। इनऑर्गेनिक वाले में कुछ आएगा, अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप के लिए लिखते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप के लिए लिखते हैं, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर, ऐसे लिखते हैं, आर फॉर्मली अटैच्ड, आर फॉर्मली अटैच्ड विथ एंजाइम, एंजाइम से बहुत टाइटली अटैच्ड है। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैं जो एंजाइम से बहुत ही टाइटली अटैच्ड होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लो, एक रिएक्शन है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, यहाँ पे दो तरह का एंजाइम लग जाता है, एक है पर ऑक्सीडेज और दूसरा है कैटेलेज। इन दोनों में को लिखते हैं, लिखेंगे इन दीज एंजाइम्स heme is the prosthetic group, heme is the prosthetic group which is a part of active site of enzyme. Heme is the prosthetic group heme is the prosthetic group which is a part of active site of enzyme, which is a part of active site of enzyme। आपको मेनली याद ये हीम रखना है, हीम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह एक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कोएंजाइम। कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, आर ऑल्सो ऑर्गेनिक
कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लूजली attached in transient manner, loosely attached in transient manner, only occurring during the course of catalysis, ठीक है। चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल होगा अच्छा, एक बात और याद रखो, एग्जांपल से पहले एक पॉइंट और एग्जांपल में, या इसी पॉइंट बना के लिख लेते हैं। लिखो, द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट, द एसेंशियल chemical component of many coenzymes are vitamins, of many coenzymes are vitamins, ठीक है। विटामिन जैसे एग्जांपल में अब ले लो, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये क्या है? ये NAD का पूरा नाम है। NADH सुने हो? NADH निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजनेज, इस तरह से होता है NADH। NAD and NADP contains the vitamin niacin, contains the vitamin, बहुत इंपॉर्टेंट नाम लिख रहा हूं, नियासिन। NCERT का लाइन है ये वाला, ये दोनों ही। ये नियासिन क्या है भाई? तो विटामिन B3 का दूसरा नाम है विटामिन B3। ये जो विटामिन है ना, बी वाला पार्ट का बहुत सारा टाइप है, B1 B2 B3 B4 B6 B12। तो विटामिन B3 इज नियासिन, याद रखिएगा, विटामिन B3 इज नियासिन, वेरी इंपॉर्टेंट। नियासिन इज विटामिन B3, ठीक है। B3 इज नियासिन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में। इनऑर्गेनिक वाले में ज्यादा नहीं है। इनऑर्गेनिक मतलब समझ लो कोई आयन, तो वो सब हो जाएगा तुम्हारा इनऑर्गेनिक। उसका सीधा सीधा बस याद ही रखना इनऑर्गेनिक वाले को, यही लिख देते हैं, ज्यादा टेंशन क्यों है। तुम लिख पाओगे या नहीं? तुमको एंजाइम लिखना, ये दोनों लिखोगे, कोफैक्टर। अच्छा एक पॉइंट यहीं पे लिख लो, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए लिखवा रहा हूँ, लिख के हटा ही दो। ये 2017 में पूछा था नीट में, जो हम गलती किए थे, NCERT में नहीं है। एपो इंजाइम प्लस को इंजाइम को बोलते हैं होलो इंजाइम, एग्जैक्टली यही पूछा था, ठीक है। तो याद रखिएगा, एपो इंजाइम प्लस को इंजाइम इज होलो इंजाइम। और तो यहाँ कुछ नहीं। अब देखो ये जो इनऑर्गेनिक वाला है ना, इनऑर्गेनिक वाला, इसको अलग से खड़ी बना के लिखते हैं।
इनऑर्गेनिक वाले को यहाँ लिख देते हैं। चलो देखो, इनऑर्गेनिक, ये जो इनऑर्गेनिक था, इनऑर्गेनिक वाले को आप ऐसे लिखो, दो ही मेन है, एक है जेड एन प्लस प्लस, जेड एन प्लस प्लस मतलब जिंक 2+ एंजाइम। ये जो है ना, ये कार्बोनिक कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का तुम्हारा कोफैक्टर है। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर किसका है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ऐसा एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। कैसे एंजाइम है भाई? तो प्रोटियोलाइटिक। एक और लिखो, क्लोरीन। ये आपको पता है, क्लोरीन का कोफैक्टर आप कहीं पढ़े हो? कहाँ पढ़े हो? तुमको दिमाग में लगाना है। नेक्स्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन Cl- कहाँ पढ़े हो? टाइलिन का। वेरी गुड, टाइलिन। ये सेलिब्री अमाइलेज का था, है ना। चलिए, यही था 2 पार्ट तुम्हारा। अभी कुछ पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। नेक्स्ट सेटिंग बनाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तीन फैक्टर आपको पढ़ना है। कितने फैक्टर्स? 3 फैक्टर्स। पहला पीएच, दूसरा टेम्परेचर, और तीसरा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कौन सा? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देखो, पीएच और टेम्परेचर के लिए कुल मिला के हम एक बात बोल सकते हैं, एक साथ लिख देते हैं, फिर लिखेंगे दोबारा से। ये एक बार दोनों के लिए लिख ही लिए। पीएच में सिर्फ यही रहेगा, टेम्परेचर में एक आध पॉइंट और जुटेगा, और पीएच में यही रहेगा। लिखो, एंजाइम्स generally function in a narrow range of enzymes generally function in a narrow range of temperature and pH, टेम्परेचर एंड पीएच। ठीक है, कैसा नैरो रेंज ये आपको भी समझाएंगे। देखो, यही कहीं होना चाहिए आसपास, अगर हम गलत नहीं हैं तो। ये रहा, देखो देखो, ये 2 ग्राफ, एक ग्राफ और दूसरा ग्राफ। देखो, इतने पीएच पे एंजाइम एक्टिविटी कितना कम है, धीरे धीरे पीएच आप बढ़ाए। इस रेंज में देखो, इस रेंज में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये रेंज, इस रेंज में पीएच में एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है, इस पीएच रेंज में। उससे ज्यादा होने पे भी घट गया, उससे कम होने पे भी घट गया। सेम वही चीज टेम्परेचर में देखने को मिल रहा है। इस पॉइंट से ज्यादा, इतना टेम्परेचर रेंज का अगर हम बात करें, इतना, इस रेंज में देखो एंजाइम की एक्टिविटी ठीक है। इस टेम्परेचर से ज्यादा गए तो भी एंजाइम एक्टिविटी घटा, इस टेम्परेचर से कम गए तो भी एंजाइम एक्टिविटी घटा। ये दोनों ग्राफ आप यहाँ ड्रॉ करेंगे, दोनों ही ग्राफ आप यहाँ ड्रॉ करेंगे, पीएच के लिए और टेम्परेचर के लिए। टेम्परेचर में एक बात और याद रखिएगा, टेम्परेचर में एक बात और याद रखिएगा, बताए भी हैं, लो टेम्परेचर पे एंजाइम टेम्पररी इनएक्टिव स्टेज पे स्टोर किया जा सकता है, प्रिजर्व हो जाता है, और हाई टेम्परेचर पे वो डीनेचर्ड हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है, इसलिए डिस्ट्रॉय ही हो जाता है सीधा। ठीक है। एंड Q10 होता है इसका एंजाइम का। Q10 का मतलब ईच 10 डिग्री इंक्रीज में, यही लिख ही देते हैं, फॉर ईच 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये एनसीईआरटी में नहीं है Q10 वाला। एंजाइम
activity doubles up to certain amount। एक फिक्स्ड लिमिट के लिए अगर आप जैसे मान लो आप इस लोकेशन में हो, इसमें ही देखो ना, इसमें ही अगर आप देखोगे तो अगर आप देखोगे एक फिक्स के लिए, जैसे मान लो आप स्टार्टिंग पे यहाँ पे हो, आप यहाँ से शुरू करके मान लो इतना दूर में 10 डिग्री सेल्सियस हो, तो देखो इतना दूरी में कितना पहुंच गया यहाँ, मतलब अगर ये 10 डिग्री है, अगर ये डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस है तो 10 डिग्री सेल्सियस के इंक्रीज में इंजाइम का एक्टिविटी जस्ट डबल हो गया है। डबल 10 डिग्री वो नहीं होगा क्योंकि डबल ये नहीं दिख रहा, ये हाइट है ना, तो ये टेम्परेचर। ये 10 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस होगा इतने दूर का, और इस दूरी में ये जो है डबल हो गया। लेकिन अगर तुम इसके बाद जाओगे, इसके पहले 10 डिग्री होगा तो ठीक है, बट इसके बाद जाओगे तो अब घटना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अप टू मैक्सिमम लेवल एक लिमिट तक होता है, उसके बाद तो फिर घटने लगेगा। समझे बात? नेक्स्ट इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तीसरा हेडिंग ही बनाओ, लिखो, लिखते ही पढ़ेंगे। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इस हेडिंग को हम लोग यहां देख रहे हैं, लिखेंगे substrate concentration at which half of the maximum velocity is reached। Substrate concentration at which half of the maximum velocity is reached। half of the maximum velocity is reached is called, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लैंग्वेज में कहीं दिया है, बस एक जगह ग्राफ में लिख दिया है, इज कॉल्ड Km कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? Km कांस्टेंट, मतलब वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिसमें हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी एंजाइम एक्टिविटी का रीच हो जाए, उस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को बोलते हैं Km कांस्टेंट। अभी समझाएंगे, रुक जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, due to increase in substrate concentration, velocity of reaction increase, velocity of reaction increase, then becomes normal, then becomes constant, बोलो normal नहीं, then becomes constant as all the enzyme molecules are used, as all the enzyme molecules are used। ठीक है, तो Vm is inversely to 1 by Km। Vm क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, Vmax मैक्सिमम एंजाइम वेलोसिटी, एंजाइम एक्टिविटी का वेलोसिटी जो होगा। चलो इसको भी समझ ही लेते हैं। ये देखो एकदम बगल में तो है, देखो ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ देखो, देखो ये वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इधर दिखाया है और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इधर दिखाया है, ये सबस्ट्रेट है। देखो जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ा रहा है, एंजाइम का वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, रिएक्शन का वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। लेकिन ये देखो ये लिखा है केम, बस यही लिखा, कहीं भी केम क्या ये नहीं बताया, बस लिख दिया है। तो केम वो कांस्टेंट है, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिसपे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, देखो वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी ये है, उसका हाफ रीच हो जाए, मतलब वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिसमें वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन अपने मैक्सिमम स्पीड के हाफ पे आ जाए, उसको बोलते हैं केएम कांस्टेंट। और खुद देख लो, यहाँ के बाद तो ग्राफ वही हो रहा ना, यहाँ के बाद ग्राफ क्या हो रहा है, देख रहे हो, कांस्टेंट हो गया, ये लाइन था कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब क्या? अब कहने का मतलब ये कि मेरे पास एंजाइम को
रिएक्शन को प्रोग्रेस करने के लिए 100 एंजाइम मॉलिक्यूल था। ये कोई रिएक्शन है, इसके लिए यहाँ पे मेरे पास 100 एंजाइम मॉलिक्यूल था, ठीक है, चलो मान लिया। अभी हम उसमें 20 सबस्ट्रेट मिलाए हैं, जाहिर सा बात है कि 20 का 20 ये जो है इसका 20 इस 20 से रिएक्ट करेगा और 20 प्रोडक्ट बनाएगा। अब हम इसको 30 कर दिए तो अब इसका 30 इसके 30 से रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। अब हम इसको 40 कर दिए तो इसका 40 इसके 40 से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा। अभी मान लो सबस्ट्रेट को 50 कर दिए तो एंजाइम का 50 मॉलिक्यूल उससे रिएक्ट करके बनाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हम 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ले लिए, 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अगर ले लिए तो वो 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल 100 एंजाइम मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन अब मान लो हम 110 ले लिए, 110 सबस्ट्रेट लेने से क्या फायदा, एंजाइम मेरे पास सिर्फ 100 है तो ये 100 इसके 100 से ही ना रिएक्ट कर सकता है, 10 तो बच ही जाएगा, 10 मॉलिक्यूल बचेगा नहीं बचेगा, ये बताओ, सैड सा बात है, बचेगा। मतलब ये कि जितना सबस्ट्रेट था उतना एंजाइम अगर आप यूज कर रहे हो और उससे बन रहा है तो ठीक है, बट अगर उससे ज्यादा सबस्ट्रेट आप लोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा। चलो तो ये समझ गए, कितना भी आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा लो लेकिन रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ेगा क्योंकि सारा का सारा एंजाइम मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। चलिए अब एक और कंसेप्ट सीख लीजिए, ये कंसेप्ट है एक्टिवेशन एनर्जी। लिखिए एक्टिवेशन एनर्जी, ये केमिस्ट्री में भी आता है इसलिए थोड़ा अच्छे से सीखना। देखो एंजाइम एक्चुअली में क्या करता है, ग्राफ कौन सा बनाना है हम आपको अभी दिखा देते हैं, आप उसी ग्राफ को बनाइएगा, ठीक है। देखो यही ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे है सबस्ट्रेट का पोटेंशियल एनर्जी, देख रहे हो सबस्ट्रेट का एनर्जी, और ये है रिएक्शन का प्रोग्रेस। बात हमेशा याद रखो, कोई भी रिएक्शन या कोई भी काम सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है ना, स्टेबिलिटी गेन करना ही मेन मकसद होता है। अधिक स्टेबिलिटी मतलब एनर्जी कम। आप खुद सोचो, आप जमीन पे बैठे हुए हो, आपका पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है, गिरने का चांसेस है नहीं, आप स्टेबल हो। आप चले गए छत पे, हाइट पे हैं, चल नहीं रहे दौड़ नहीं रहे बट हाइट पे हैं, आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, वहां से गिरने का चांसेस है, हाँ है, छत से अगर गिर गए तो चोट लगेगा, जमीन पे बैठे बैठे कोई नहीं गिर सकता है। आप चल रहे थे, आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी था, फिर से आप स्टेबल नहीं हो, आप अगर गिरे तो आपको चोट लगना है। कहने का मतलब ये कि लो एनर्जी पे कोई भी चीज स्टेबल होता है। और ये जो एंजाइम, अच्छा देखो, और कोई भी रिएक्शन का प्रोसेस क्या होता है कि एक प्रोडक्ट था वो एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होने के बाद किसी और चीज में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्जन, जैसे मान लो ये है एंजाइम, ये है सबस्ट्रेट, सबसे पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ता है, ठीक है, और उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट में कुछ चेंज लाता है और उसके बाद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर फाइनली एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाता है, ऐसा ही कुछ होता है। तो ये जो प्रोसेस है बहुत माइन्यूट सेकंड में होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट जुड़ा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, फिर एंजाइम प्रोडक्ट अलग हुआ, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ये कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का बीच का बॉन्ड टूट रहा होगा और एंजाइम और प्रोडक्ट के बीच का बॉन्ड बन रहा होगा, एकदम प्रोडक्ट बनने वाला है, सबस्ट्रेट खत्म होने वाला है। तो क्या होता है, देखो नॉर्मली सबस्ट्रेट को एक्टिवेट होने में मतलब ट्रांजिशन स्टेट तक जाने में इतना एनर्जी चाहिए, देख रहे हो, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम जो है ना उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। देखो एंजाइम क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। तो एंजाइम सिर्फ इतना किया, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया तो वो रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा था वो बनता रहेगा, ठीक है। एंजाइम सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया, नॉर्मल स्टेबल स्टेट से ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। नॉर्मली वो ज्यादा होता है, एंजाइम उसको कम कर देता है तो रिएक्शन का रेट फास्ट होता है ना, रिएक्शन का रेट फास्ट होगा।
कई बार रिएक्शन का रेट को स्लो करना होता है, मतलब ये कि नॉर्मली एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम बहुत कम है, कैटलिस्ट डाले तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाया तो अब सबस्ट्रेट को सराउंडिंग से एनर्जी खींचना पड़ेगा, जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा और ओवरऑल रिएक्शन का रेट घट जाएगा। ठीक है, इस ग्राफ को आप ड्रॉ करेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो, देखो सबस्ट्रेट यहाँ पे है, प्रोडक्ट यहाँ पे है, मतलब सबस्ट्रेट का एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट का एनर्जी कम है। जाहिर सा बात है, हम मेरे पास 50 रुपया था, अभी 10 बचा है, मतलब पक्का हम 40 खर्च किए होंगे, मतलब यहाँ एनर्जी रिलीज हुआ होगा। तो इफ सबस्ट्रेट इज हायर देन प्रोडक्ट, मतलब रिएक्शन कैसा है, एक्सो। इफ सबस्ट्रेट इज लोअर देन प्रोडक्ट, तो रिएक्शन कैसा है, इंडो। ओ उल्टा बोल दिया ना, नहीं ठीक तो है। सबस्ट्रेट अगर लोअर है, मतलब ग्राफ ऐसा है, सबस्ट्रेट यहाँ है, प्रोडक्ट यहाँ है, यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ सबस्ट्रेट है। अब खुद सोचो, एनर्जी बढ़ गया, जाहिर सी बात एनर्जी लिया होगा, तो ये ग्राफ को भी आप ड्रॉ करोगे। जो भी हम समझाए, ग्राफ ड्रॉ करो, जो समझाए उसको लिख देते हैं, जो समझाए हैं उसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो लिख देते हैं। देखो, सर्टेन एंजाइम्स, सर्टेन एनर्जी, सॉरी एंजाइम लिख रहा हूं, सर्टेन एनर्जी is required to initiate the reaction. Certain energy is required to initiate the reaction. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एंजाइम decreases activation energy. Enzyme decreases activation energy. Enzyme decreases activation energy, then speeds up the reaction. ऐसे लिखो, to speed up the reaction. ठीक है ना। एक पॉइंट और लिख देते हैं, इफ P, ऐसे, इफ P इज लोअर देन S, P मतलब प्रोडक्ट, तुम लोग अपने कागज में प्रोडक्ट लिखोगे, P इज लोअर देन S, तो रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक। इफ P इज हायर देन S, तो रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक। ठीक है, एंड एक और लास्ट पॉइंट, द एंजाइम substrate complex, enzyme substrate complex is a transient phenomena, the formation, a complex formation is a transient, transient मतलब बहुत कम समय के लिए होता है, जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा तभी होगा बस, और तुरंत खत्म। ठीक है, चलिए अब एक और टॉपिक है अगला हमारा, इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम के एक्शन को कई बार रोका जाता है, स्लो किया जाता है, कैसे, या हो जाता है, कोई करता थोड़ा ना, कैसे। हाँ, तो बच्चा लोग अब इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन देखते हैं। ठीक है, एंजाइम इनहिबिट कैसे होता है, तो बात इनहिबिशन क्या है, तो लिखो, व्हेन बाइंडिंग ऑफ अ केमिकल, व्हेन बाइंडिंग ऑफ अ केमिकल shuts off enzyme activity, shuts off enzyme activity, shuts off enzyme activity, the process is called inhibition, the process is called inhibition, क्या बोलते हैं प्रोसेस को, इनहिबिशन, एंड द केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटर, एंड द केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटर, केमिकल को क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं।
चलो इसका कुछ टाइप्स है। पहला टाइप इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है जानते हैं अभी। लिखिए सबसे पहला पॉइंट कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस। अगला पॉइंट इनहिबिटर रिजेंबल्स उसकी तरह दिखता है टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चरली। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चरली। ठीक है ठीक है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो होता है एग्जैक्टली उसी की तरह होता है और एंजाइम के एक्टिव साइट पे इस मॉलिक्यूल जो एक्चुअल मॉलिक्यूल को जुड़ना चाहिए, जो सबस्ट्रेट को जुड़ना चाहिए, उसकी तरह का ही कोई और मॉलिक्यूल अगर एक्टिव साइट पे ज्वाइंट हो जाए तो मतलब एंजाइम बर्बाद हो जाएगा। और अगर एंजाइम बर्बाद होगा तो इनहिबिशन तो होगा। एक बार और कभी बताए हैं तो ऐसा लग रहा है क्लास में, तो लिखिएगा बाइंड्स ऑन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। बाइंड्स ऑन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एग्जाम्पल। अच्छा इसमें एक और पॉइंट लिख लो, वी मैक्स ये फाइनली ओवरऑल अनचेंज रहता है। ओवरऑल का बात कर रहे हैं। ऐसे लिख लो ब्रैकेट में फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज टू रीच मैक्सिमम। डिक्रीजेज एंड देन increases to reach maximum and then becomes constant and then becomes constant। ठीक है। एक नन्हा सा एग्जांपल ले लो। एग्जांपल सल्फा ड्रग्स फॉर कंट्रोलिंग बैक्टीरिया। सल्फा ड्रग्स ये दवा का नाम है फॉर कंट्रोलिंग बैक्टीरिया। एक और ले लो जो एनसीईआरटी का है, वो है इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। एक एंजाइम है इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलानोएट MALONAT by melanoate is competitive inhibition। competitive inhibition यही लिख देता हूँ। ठीक है। उसके अलावा एक एक एक्चुअली में तो दो टाइप का और होता है इनहिबिशन, बट हम बस लिख रहे हैं, तुम लोग को ज्यादा काम नहीं क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो बस नाम लिख के बढ़ जाएंगे। दूसरा टाइप इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है तो इसके बारे में बस एक मेन पॉइंट, इनहिबिटर डज नॉट resemble to सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट होता है उसकी तरह नहीं होता। दूसरा पॉइंट डज नॉट बाइंड्स एट एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करेगा। ठीक है। एंड ये इरिवर्सिबल है। चलिए हाँ, एक और टाइप जो तीसरा टाइप होता है वो होता है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन इसमें क्या होता है एलोस्टेरिक इनहिबिशन में तो लिख लीजिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो इट डज नॉट फॉलो केएम रूल। डज नॉट फॉलोज
केएम रूल, जो केएम कांस्टेंट वाला बात अभी लोग पढ़े थे ना, वो इसमें नहीं होता है, एलोस्टेरिक इनहिबिशन में नहीं होता है। दूसरा पॉइंट जो मेन है, एलोस्टेरिक इनहिबिशन होता है क्या, तो लिखिए इन दिस केस enzyme action is inhibited by product of molecules after accumulation, by product of molecules after accumulation। ठीक है, accumulation के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसी से ये रुक जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल का काम नहीं है यहाँ। चलिए तो बच्चा लोग अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम लोग देखते हैं, वो है क्लास ऑफ एंजाइम्स। लिखिएगा। अच्छा एक ये जो अभी पढ़े ना नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल लिख लीजिएगा। साइनाइड पॉइजनिंग, साइनाइड किसी को बोलते हैं, जानते हो कि साइनाइड जो है सबसे खतरनाक जहर है। इससे डेथ तुरंत इसलिए होता है क्योंकि वो जो एक्ट करता है ना, वो एंजाइम को ही ब्लॉक कर देता है, और एंजाइम को वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से ब्लॉक करता है। तो अगला और लास्ट टॉपिक क्लास ऑफ एंजाइम्स। जैसे अभी एनिमल किंगडम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एनिमल किंगडम में अलग अलग क्लास पढ़े हैं ना, वैसा ही क्लास ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, फटाफट से लिखते जाइए और यहाँ पे खत्म कर देंगे। पहला क्लास, अच्छा रुक जाओ किस बेसिस पे है भाई ये क्लास, तो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटेलाइज, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटेलाइज, CATALYS। ठीक है, कितना क्लास है भाई एंजाइम का, तो 6 क्लास, each with 4 to 13 subclass, each with 4 to 13 subclass, and they are named by 4 digit number। याद रखिएगा, हर एंजाइम का एक 4 डिजिट का नंबर होता है जिससे नेमिंग होता है उसका, नेम्ड बाय 4 डिजिट डिजिट नंबर। ठीक है, चलिए अब टेंशन लगभग मेरा खत्म हो रहा है। आपके पास एनसीईआरटी है तो उसमें ही देख लीजिए ना, या लिख दो। चलो लिख देता हूँ, छोड़ो लिखो, हम ही लिख देते हैं। पहला क्लास जो है ना वो है क्लास 1, उसका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज। नाम ही बता रहा है कि इस क्लास का एंजाइम क्या करेगा, ऑक्सीजन और रिडक्शन एक साथ करेगा। या इसका एक और नाम है डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है इसको अंडरलाइन करके लिख ही लो, डज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ करता है। दूसरा क्लास लिखो, क्लास 2, 6 क्लास है, दूसरा लिखो। इसको बोलते हैं ट्रांसफरेज। क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेज। इसके बारे में ये है ट्रांसफर्स ग्रुप अदर देन H, है ना, लिखिएगा ट्रांसफर्स ग्रुप अदर देन H, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी किसी ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से अगले सबस्ट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। इन सबस्ट्रेट या छोड़ो ना, दो सबस्ट्रेट का जो कन्वर्ट चेंज कर दिया तो प्रोडक्ट बन गया। तीसरा इस क्लास 3 एंजाइम, इसका नाम है हाइड्रोलेज। क्या नाम है, हाइड्रोलेज।
लेज। देखिए हेल्प्स इन हाइड्रोलाइसिस, हेल्प्स इन हाइड्रोलाइसिस, देखिएगा दैट इज डाइजेशन। अगला पॉइंट, अच्छा इसका, इसमें एक बात याद रखिएगा, एब्जॉर्ब्स वाटर, ये पानी मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है, एंड ब्रेक्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड ब्रेक्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ था वैसे? कार्बोहाइड्रेट्स में। वेरी गुड। नेक्स्ट क्लास इज क्लास नंबर 4। कौन सा क्लास है? चौथा, क्लास 4। इसका नाम है लाइएजेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। रिमूव्स सर्टेन ग्रुप, removes certain groups, removes certain group, कुछ खास ग्रुप को हटाता सबस्ट्रेट में से, and forms double bond, and forms double bond, minded। पिछले बार जो ग्रुप हटाया था क्लास 3 का एंजाइम, सॉरी 3 का है, 2 का एंजाइम वो हाइड्रोजन को छोड़कर कोई और ग्रुप सिर्फ हटा रहा था, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं बना रहा, ट्रांसफर कर रहा था सिर्फ। तीसरा वाला ग्रुप क्या किया कि बॉन्ड को तोड़ रहा था वाटर एब्जॉर्ब करके। चौथा वाला ग्रुप यहाँ पे भी बॉन्ड तोड़ रहा है, लेकिन बॉन्ड तोड़ के कुछ और कहीं और जोड़ भी रहा है। माइंड इट, यहाँ वाटर नहीं बन यूज होता, वाटर इज नॉट यूज, याद रखिएगा। इसका एक एग्जांपल है, एक रिएक्शन देखो, एक कार्बन से X जुड़ा है, दूसरे कार्बन से Y जुड़ा है। अगर इस पे ट्रांस लाइजेज आप ऐड कराओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। X और Y अलग होकर अपने में आपस में एक बॉन्ड बना लिया, और C डबल बॉन्ड, C देखो डबल बॉन्ड बना, यही डबल बॉन्ड का बात करते थे, फॉर्म्स डबल बॉन्ड। अब तो कहानी खत्म ही है, 2 लाइन और लिखना है। फिफ्थ इज क्लास 5। क्लास 5 क्या है? आइसोमरेज, आइसोमरेज। तो इसके बारे में लिखिए, कैटेलाइजेज इंटर कन्वर्जन। मतलब मान लो ना कि एक मॉलिक्यूल है, उसको उसके आइसोमर में कन्वर्ट, जैसे मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करना तो आप आइसोमरेज यूज करोगे। आइसोमरेज क्लास का कोई नहीं, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों आइसोमर है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो लिख लो, कैटेलाइजेज इंटर कन्वर्जन, catalyzes interconversion, catalyzes interconversion of optical, geometrical और positional isomer। ये तीनों नाम तुम अभी जस्ट पढ़ोगे इसी साल केमिस्ट्री में लास्ट में। ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर। और पोजिशनल आइसोमर। चलिए अब लास्ट क्लास, क्लास नंबर 6। इसका नाम है लाइगेजेज। देखो वो था LYSAS, ये है LIGASES। ये दो अलग, ये सुनो ना, इसको हम लोग बायोलॉजी में बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। इस बात को आगे लिखवाएंगे भी, बस बता दिए। इस ग्रुप के एंजाइम में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू। कोई भी दो चीज को जोड़ देता है, बायोटेक्नोलॉजी में खूब यूज करते हैं, एक डीएनए को दूसरे के डीएनए से जोड़ने के लिए। देखो कैटेलाइजिंग, लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड, लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड, लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड। अभी इसका एक मान लो जैसे कोई 4 नंबर है, बोला ना हर का नेमिंग का एग्जांपल है।
नेमिंग ऑफ एंजाइम का एग्जांपल, जैसे मान लो एक नंबर लिया 5745, कुछ भी मान सकते थे। ये जो पहला नंबर है ये डिनोट करता है क्लास, जैसे भी पढ़े ना क्लास, कौन से क्लास का एंजाइम है। जैसे मान लो यहाँ इसका नाम शुरू होता है 5745, मतलब एक पता होगा कि ये आइसोमरेज है। जो भी एंजाइम है आइसोमरेज है, एक मॉलिक्यूल को उसके दूसरे किसी आइसोमर में कन्वर्ट करेगा। ऑप्टिकल आइसोमर में कन्वर्ट कर दे, या दूसरे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कन्वर्ट कर दे, या दूसरे पोजिशनल आइसोमर में कन्वर्ट कर दे, लेकिन कन्वर्जन आइसोमर में ही होगा। दूसरा वाला नंबर सब क्लास बताता है, क्या बताता है? सब क्लास। तीसरा वाला तो और जबरदस्त है, ये बताता है सब सब क्लास, सब के अंदर, सब क्लास के अंदर भी सब सब क्लास। और आखिरी वाला नंबर बताता है स्पेसिफिक एंजाइम, स्पेसिफिक एंजाइम। चलिए, आपसे बहुत पूछेगा तो यही चारों का नाम पूछेगा कि चारों का चारों क्या बताता है। एंड दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। ओके, गुड लक, बाय बाय।